कहानी पढ़ना है ना आप लोग 8 कहानियां। हाँ। तो उसमें से आज हम आप लोग को दोपहर का भोजन कहानी के बारे में कुछ बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग को बता दें कि हिंदी कहानी क्या है, कब से इसका शुरुआत हुआ और अमरकांत कौन है। इसके बाद दोपहर के भोजन पे जाएंगे हम लोग। हिंदी कहानी, हिंदी में कहानी का प्रादुर्भाव कब से हुआ? ऐसे तो कहानी लिखने की परंपरा बहुत प्राचीन है। संस्कृत में भी कहानियां बहुत सारी लिखी गई। पंचतंत्र कहानियों का ही संग्रह है। विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा हुआ पंचतंत्र, जिसमें कि अच्छी अच्छी कहानियां दी हैं, लिखी गई हैं। जिसमें कि एक राजा के 4 राजकुमार जो कि बड़े ही अक्खड़ और मनमौजी किस्म के लड़के थे, उनको सुधारने के लिए विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उनको शिक्षा दी और लड़कों को योग्य बनाया, राजकुमारों को योग्य बनाया। तो इस तरह से कहानी एक मनोरंजन की विधा होते हुए भी कैसे वह मन मस्तिष्क को मोह करके ले जाती है, यह कहानी को पढ़ने पर पता चलता है। हम कविता से ज्यादा बच्चे जब छोटे रहते हैं तो लोरी तो बच्चे सुनते ही है। कविता तो एक मानव जीवन का एक स्वाभाविक अंग है। बच्चा जब छोटा रहता है तो लोरी सुनते सुनते वो सो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ है? कविता से मानव का तो अंतरंग रिश्ता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, वह कहानियों के भी चक्कर में पड़ता है। वो सोचता है कि मेरी दादी, मेरी नानी मुझे कहानियां सुनाए, और कहानियों को सुनते सुनते वो सो जाता है। इसका मतलब कि कविता और कहानी दो ऐसी विधाएं हैं जो कि मानव के जीवन में अंतरंग रूप से जुड़ी हुई हैं। इन दोनों से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसलिए कभी कभी कहा है कि मनुष्य का जीवन एक कविता की तरह है, मनुष्य का जीवन एक कहानी की तरह है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि वह ये दोनों जो विधा है वह केवल शब्द ही नहीं है, अपितु मनुष्य की अंतरंग गहराइयों से जुड़ गई है, कविता और कहानी। तो हिंदी में कहानी का विकास कब से हुआ? यदि हम ये देखें तो एक नाम सुने हैं आप लोग, रानी केतकी की कहानी सुने हैं? इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी नाम सुने इस कहानी का? यहाँ से शुरुआत हुआ, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से आधुनिक कहानी के रूप में इंदुमती कहानी से हिंदी कहानी की शुरुआत मानी गई। उनके जयशंकर प्रसाद जी के। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 11 वर्ष का समय इस कहानी के द्वारा भी हिंदी की शुरुआत मानी है कुछ आलोचकों ने। तो हिंदी में इस तरह से कहानी विधा का सूत्रपात हुआ और बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी गई। बाद में प्रेमचंद ने बहुत ही 400 लगभग कहानियां लिखी और हिंदी कहानी विधा को एक आयाम दिया। हिंदी कहानी विधा को मनोरंजन के जगत से निकाल करके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का काम मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। उन्होंने उपन्यासों को भी सामाजिक बनाया और कहानियों को भी सामाजिक बनाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहानी एक बड़े विशद रूप में मानव जीवन का अभिन्न अंग बनते बनते साहित्यिक क्षेत्र में अपनी संपूर्ण पैठ जमा गई। भारत की बात हटाइए, यदि हम विदेशों में चले तो एक चेखव कहानीकार हुए हैं, उनकी भी कहानियां विदेशों में बहुत प्रसिद्ध रही है। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं चेखव। वो ऐसी ऐसी कहानियां लिखते थे कि उनकी एक एक कहानियां बेमोल अनमोल होती थी और सुनने वाला बेमोल बिक जाता था। बहुत ही सुंदर कहानीकार रहे हैं, विश्व के विश्व प्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं चेखव। उनकी एक छोटी सी हम कहानी बता दे रहे हैं चेखव की। जब जिक्र की है चेखव का, तो इनकी कहानियों के संबंध में भी हम एक चर्चा कर दे रहे हैं। उसमें एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि अपने सौतेले माँ बाप के यहाँ रहता है और वहां से वह अपने रोज पिटता है, रोज वो वहां पे दिन भर गुलामों की तरह जीता है। लेकिन वह उसको पता है कि उसके एक नाना जी है बड़े दूर प्रदेश में, और उनको वह अपना खत लिख करके अपने दुख दर्द को सुनाना चाहता है, लेकिन नाना जी का पता उसके पास नहीं है।
तो इस तरह से वह रोज गुलामों की तरह जीता है, रोज पिटता है अपने सौतेले माँ बाप से। अपने अंतरंग की व्यथा वह कहे तो कहे कैसे आखिर नाना जी से। एक दिन उससे रहा नहीं जाता है और उसने एक पत्र लिखा। पत्र लिख करके वह डाकघर में छोड़ गया और इसके बाद चूंकि नाना का तो पता उसे मालूम नहीं था, इसलिए उसने उस पते पर लिख दिया सिर्फ कि नाना जी को मिले। डाकिया ने उस पत्र को जब खोला तो उसने उसमें देखा कि पता तो कुछ है नहीं, लिखा है कि सिर्फ नाना जी को मिले। तो यह नाना जी कहाँ मिलेंगे? अब उस डाकिये ने उस पत्र को खोला और खोलने के बाद जब उसने उस पत्र को पढ़ा तो डाकिये की आंखें भर आई, क्योंकि उस लड़के ने उस पत्र में अपने पूरे जीवन की दुर्दशा लिखी थी। इसके बाद वह डाकिया वहां पे आता है और इसके बाद लड़के से जो भी पूछता है और पता करता है, उसको उस नाना जी के पास पहुंचा देता है। तो यहाँ पर इस कहानी की संवेदना यह दिखाती है कि नाना जी को मिले अपने अंतरंग की। देखिए एक कहानी कितनी सूक्ष्मता से मात्र एक लाइन से अपने बात सारी कह देती है। तो यह चेखोव की संवेदना है कि उन्होंने इस तरह की कहानी लिखी। कई तरह की कहानियां लिखी गई, बड़े मशहूर कहानीकार थे चेखोव। तो हम चेखोव पे नहीं जाएंगे, हम अमरकांत के दोपहर की भोजन कहानी की बात कर रहे हैं। अमरकांत नई कहानी के एक प्रमुख कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन के 3 प्रवर्तक रहे हैं, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। लेकिन इसके अलावा अमरकांत ने भी कहानियां लिखी हैं। अमरकांत भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं इन्होंने। इनका दोपहर का भोजन एक मध्यम वर्गीय परिवार की दुर्दशा को बताती हुई कहानी है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार किस स्थिति में अपने संपूर्ण जीवन को बिता देता है। बेरोजगारी की दशा में मतलब कि पल पल जीते हुए कि मुझे कब बेरोजगारी से छुटकारा मिलेगा, इस अवस्था में जीते हुए, और वह कैसे मैनेज करता है अपने संपूर्ण जीवन को सिर्फ दोपहर के भोजन के माध्यम से। इस कहानी में यह बता दिया गया है। दोपहर का भोजन करने उस परिवार में, उस परिवार के सारे लोग आते हैं और सिद्धेश्वरी जो उस कहानी की नायिका है, वह सबको कैसे भोजन कराती है, यही इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि भोजन कराने के दौरान ही सबकी मन स्थिति और एक पूरे मध्यम वर्गीय परिवार की मन स्थिति का पता चल जाता है कि कैसा रहता है, कैसा होता है मध्यम वर्गीय परिवार। हर पल बेरोजगारी की दशा में जीने वाला और फिर भी भविष्य की आस को नहीं छोड़ने वाला, ऐसा होता है एक मध्यम वर्गीय परिवार। शुरुआत होती है इस कहानी की कि सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटी चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लौटकर पानी लेकर गटगट चढ़ा गई। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। आधे घंटे तक वही उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा और फिर उसकी दृष्टि ओसारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था, उसके गले तथा हड्डियां, छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे और बेजान पड़े थे और उसका पेट हड़िया की तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। एकाएक इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने परिवेश का निर्माण किया है शुरुआती दौर में ही, वह बता रहा है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार किस तरह से गरीबी का जीवन जीते हुए आगे बढ़ रहा है। वो शुरुआत में सिद्धेश्वरी कैसे, सिद्धेश्वरी खाना बनाने के बाद जिस तरह से परिवेश उसका दिखाई पड़ रहा है, प्रमोद लेटा हुआ है और उसके मुंह पर मच्छियां भिनभिना रही हैं। इसके बाद अचानक आगे बढ़ती है कहानी। उसका बेटा बड़ा लड़का रामचंद्र आता है बाहर से और वह चौकी पर बैठ जाता है, वहीं पर बेजान सा लेट जाता है। उसका मुंह लाल तथा बड़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे और फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास जाए, लेकिन वह धीरे धीरे एक भयभीत हिरनी की भांति अपने बेटे को निहार रही थी और लगभग 10 मिनट के बाद भी जब उसका लड़का उठता नहीं है तो वह पास जाकर पुकारती है, बड़कू बड़कू। लेकिन
उत्तर देने पर वह उत्तर नहीं मिलता है, उसे डर जाती है और नाक के पास हाथ ले जाकर सांस चल रही होती है, उसके जी में जी आता है और वो पूछती है कि खाना तैयार है, यहाँ लगाऊं? तो रामचंद्र ने प्रश्न किया, बड़े लड़के ने, बाबूजी खा चुके? तो सिद्धेश्वरी ने कहा कि अभी आते ही होंगे। इसके बाद इसमें दिखाता है कहानीकार कि रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। लंबा दुबला पतला गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली सामने लाकर रख दी और पास ही बैठकर पंखा करने लगी। इस तरह से देखिए, अब खाने का दोपहर का भोजन, चूंकि कहानी का शीर्षक है दोपहर का भोजन, तो दोपहर के भोजन के माध्यम से एक एक करके जब परिवार के सारे सदस्य आते हैं, तो दोपहर के भोजन के माध्यम से ही उनकी संपूर्ण अवस्था व्यक्त हो जाती है। अब देखिए, भोजन के तरफ संकेत किया गया है कि रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कल की दो रोटियां, भर कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी, यही है दोपहर का भोजन जिसे वह खा रहा है। अब रोटी का प्रथम टुकड़ा मुंह में डालते ही पूछा कि मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही। उसका छोटा भाई, मझला लड़का हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था और वह न मालूम कब से घर से गायब था। सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है, लेकिन अब अपने बेटे को बचाने के लिए सिद्धेश्वरी क्या कर रही है कि किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता है। इस तरह से सिद्धेश्वरी अपने पूरे परिवार को कैसे संजो के रखती है, बार बार चाहती है कि बिखर कर टूटने न पाए और किसी तरह से परिवार को चलाती है। अंततः इस कहानी की संपूर्ण संवेदना इस कहानी के अंत में जाकर के प्रमाणित होगी कि दोपहर का भोजन आखिर क्या है। दोपहर का भोजन, इसके बाद बड़का सिद्धेश्वरी ने पूछा कि वहां कुछ हुआ क्या जहां पर वह काम करता है? तो बड़ा लड़का जवाब देता है कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप तेज होती, गर्मी का दिन था, धूप तेज होती जा रही थी और खटोले पर सोए हुए बालक की खरखर शब्द सुनाई पड़ रहा था। रामचंद्र पूछता है कि प्रमोद खा चुका? सबसे छोटा बेटा, उसने कहा कि हाँ खा चुका। फिर पूछा कि रोया तो नहीं? सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई। आज तो सचमुच नहीं रोया, वह बड़ा ही होशियार हो गया है। कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। यह स्थिति है एक मध्यम वर्गीय परिवार की। नौकरी नहीं है, परिवार के सारे सदस्य दुखी हैं, फिर भी एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए सिद्धेश्वरी कैसे झूठ बोल रही है, झूठ पर झूठ बोल रही है। अंत में जब बड़के की थाली में एक रोटी का टुकड़ा शेष रह जाता है, तो सिद्धेश्वरी उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न करती है, एक रोटी और लाती हूँ। रामचंद्र मना करता है, फिर भी मतलब कि जबरदस्ती उसके में आधी रोटी डाल देती है। इस तरह से सिद्धेश्वरी आगे बढ़ती जाती है, प्रोसेस आगे जाता है। अचानक मझला लड़का मोहन घर में आता है। वह सांवला था, उसकी आंखें छोटी थी और चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। अब देखिए, यहाँ पर भी लेखक ने उसके दूसरे बेटे की तरफ भी संकेत कर दिया कि वह उम्र से कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। ऐसा क्यों होता है? एक व्यक्ति अपने उम्र से अधिक गंभीर और उदास क्यों दिखता है? जब वो हर जगह से निराश हो जाता है, थक जाता है, तो उस तरह से उसके चेहरे पर उसका भाव आ जाता है और इसीलिए छोटा अपनी उम्र से अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। आप पूछती है सिद्धेश्वरी की कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए मोटे तौर पर जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। इसके बाद सिद्धेश्वरी पंखा झलती हुई
और बोल रही है कि बड़का बड़ी तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था। अब देखियो भाइयों के बीच कैसे डिफरेंस कहीं से ना हो, भले हो लेकिन डिफरेंस कहीं से पैदा ना हो। अब माँ हमेशा यही कोशिश, एक मध्यम वर्गीय परिवार की कसम कस, बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मझले लड़कियों की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। समझ रहे हैं आप लोग कहानी को? हेलो? जी मैम। जी हाँ, मैम। तो कहानी देखिए, दोपहर का भोजन जो कहानी है वो आप लोग को इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। इंटरनेट से ही मैम इसका लेखक कौन है मैम? अमरकांत, अभी तो बताए अमरकांत है। मैम मैं देर से जुड़ी थी इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ, अमरकांत है इसके लेखक, और इन्होंने दोपहर का भोजन कहानी लिखी है। तो हम कहानी की तरफ जा रहे थे, तो सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि इन दोनों लड़कों मतलब कि वह क्या करे, और इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था, क्योंकि लड़के थे भैया, बड़े हो रहे हैं, अब कुछ कर न बैठे, इसलिए वो हमेशा डरी रहती थी। अचानक उसकी आंखें भर आई और वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए कहा कि एक रोटी और देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा, फिर सुस्त स्वर में बोला नहीं। उसे लगा था मोहन ने भाप लिया था कि अब खाना कम पड़ गया होगा। इसके बाद सिद्धेश्वरी गिड़गिड़ाते हुए कहा कि नहीं बेटा, मेरी कसम थोड़ी ही लो, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। और इस तरह से वह बात बना करके बच्चों को भरपेट खाना खिला देना चाहती है किसी तरह से। ना करते हुए भी उसने मोहन को भरपूर खाना खिला दिया। इसके बाद मोहन दाल को पी ही रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद अपने उनके जूते की आवाज सुनाई दी और वह राम का नाम लेकर चौकी पर आकर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर भाग गया। अब देखिए, पिता के सामने ठहर नहीं रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ? पिता से नजरें चुरा कर भागने का अर्थ क्या हुआ? यह बात एक प्रमाणित कर रहा है कि मध्यम वर्गीय परिवार में किस तरह से हतोत्साहित हो रहे हैं बच्चे, और वो पिता से नजरें मिलाने के लायक नहीं है। 2 रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी, मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक ग्रास को इस तरह से चुगला चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, लेकिन 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झुलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। इस तरह से तो हालत है। 45 की उम्र में 55 के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। मुंशी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे अभी कुछ काट रहा हो, और बोली कि अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। अब ये देखिए, हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है, बोलता है बाबूजी देवता के समान है। अब परिवार को मिलाकर रखने का सिद्धेश्वरी का नाटक देखिए क्या है। एक दूसरे के प्रति प्रेम हो ना हो, लेकिन फिर भी एक पीठ पीछे परिवार की तारीफ करती रहती है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ शर्म आई, शर्माते हुए पूछा, ये क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया और वह कहती है कि बड़ा होशियार लड़का है, वह उस जमाने का कोई महात्मा है, यानी कि पिछले जन्म का कोई महात्मा है, उसकी सब बड़ी इज्जत करते हैं। कह रहा था कि पढ़ने लिखने वालों में उसका आदर होता है, भाइयों पर वह जान देता है, दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, लेकिन यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। इस तरह से परिवार का तारीफ करते हुए सिद्धेश्वरी सबको भोजन खिलाती है। भोजन खाने के बाद मुंशी जी 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक एक ग्रास से युद्ध कर रहे थे और कठिनाई होने पर एक ग्लास पानी चढ़ा गए और फिर खर खास कर खाने लगे। फिर चुप्पी छा गई। दूर से किसी आटे की चक्की की पक पक आवाज सुनाई दे रही थी और पास की नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था। यह जो शब्द है लिखा है लेखक ने, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं थी कहानी में, लेकिन लेखक ने ऐसा क्यों लिखा?
कि दूर के किसी आटे की चक्की की पक-पक आवाज सुनाई दे रही थी और पास की नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडकू लगातार बोल रहा था। यह सिर्फ और सिर्फ उस परिवेश को जीवंत करने के लिए कि दोपहर का समय कितना गंभीर समय हो गया है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, एक रहस्यमय बनाने के लिए इस तरह की योजना की है कहानीकार ने। सिद्धेश्वरी को समझ में नहीं आया था वह क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीजें ठीक से पूछ ले अपने पति से, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। फिर पूछता सिद्धेश्वरी से जैसे रहा नहीं गया, पूछती है, बात बढ़ाने के सोचती है कि कुछ बात कर लिया जाए। कहती है कि मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए उधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई है। मतलब कि बात को टालने का प्रयास, बतियाना भी नहीं चाहते हैं सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी कुछ पूछती है और वह बात जवाब कुछ और देते हैं। सिद्धेश्वरी कहती है कि फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया। तो मुंशी जी कहते हैं कि गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तैयार हो गई है, लड़का एमए पास है। प्रश्न कुछ और किया जा रहा है, उत्तर कुछ और मिल रहा है। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। इसका अर्थ सिद्धेश्वरी समझ गई कि यह प्रश्न का उत्तर देना नहीं चाहते। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले, उनका खाना समाप्त हो गया था और वे थाली में बचे कुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। मुंशी जी ने मैंने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखी से देखा। तत्पश्चात किसी छोटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत उब गई है, तुमने व्यर्थ हमें कसम धरा दी। खैर कसम रखने के लिए ले रहा हूँ, गुड़ होगा क्या? अब गुड़ जान रहे हैं सिद्धेश्वरी चंद्रिका प्रसाद कि निश्चित रूप से घर में खाना नहीं होगा अब बचा। अब चूंकि सबको खिलाने के बाद खाना बहुत कम बचता था, वो इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने फिर अब आगे रोटी नहीं ली, गुड़ मांगा। गुड़ खा करके और इसके बाद वह चले गए, खाट पर सो गए। इसके बाद मुंशी जी से निपटने के बाद सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई। बटलोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। अब देखिए सिद्धेश्वरी के पास क्या बचता है खाने के लिए। छिपली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया, उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान ओसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर एकटक देखा, फिर रोटी को दो बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला ग्रास मुंह में रखा और तब न मालूम कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी लटकी थी जिसमें पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहर की कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंतता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी न हुई हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना न हो। अब इस तरह से पूरी तरह से बेरोजगारी का माहौल इस परिवार में है, लेकिन खुद आधा पेट खा करके, आधा पेट ही भी नहीं कहिए, एक तरह से नहीं के बराबर खाना खा करके सिद्धेश्वरी सबको भोजन करा देती है। यही इस तरह से दोपहर भोजन की कहानी की संवेदना है कि किस तरह से मध्यम वर्गीय परिवार में नारी पिसते हुए भी, आधा भोजन करते हुए भी परिवार को संभालने को उपक्रम करती है और परिवार संपूर्णतया बेरोजगारी और हताशा के दौर में जी रहा है। यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है, दोपहर का भोजन कहानी। संपूर्ण संवेदना है इस कहानी में। अब समझे, आप लोग समझे इस कहानी को? जी मैम। चलिए, तो ये भाव धारा है दोपहर के भोजन कहानी की, ठीक है जी। तो इस कहानी जब हम लोग पढ़ा रहे हैं तो कहानियों से कोई व्याख्या नहीं आएगी, इनसे प्रश्न आ सकते हैं। अब दोपहर का भोजन कहानी आप लोग पूरा निकाल करके पढ़िएगा। हमने तो आप लोग सारांश के साथ कहानी बता दिया कि कहानी का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है।
दोपहर का भोजन कहानी कहना क्या चाहती है? ठीक है, तो इनकी प्रतिनिधि और बहुत प्रसिद्ध कहानी है अमरकांत की। मतलब कि जो माना जाता है कि किसी लेखक की प्रसिद्ध कहानियां, तो उसी तरह से अमरकांत की जो दोपहर का भोजन कहानी है वो बहुत प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है, तो पढ़िएगा इस कहानी के सारांश को समझिएगा। इस पे यही क्वेश्चन आएगा कि दोपहर के भोजन की कहानी मध्यम वर्गीय परिवार को के जीवन को किस तरह से उकेरना चाहते हैं, तो आप लोग लिखिएगा उसके बारे में। कहानी का आप लोग उधर से आवाज आ रही बाबू, उधर से अनम्यूट करते कहिए आप लोग। कहानी की संवेदना कहानी का जो शिल्प है, शिल्प यह दर्शाता है कि शिल्प बहुत संवाद बड़े छोटे छोटे रखे गए हैं, संवाद कहीं भी लंबे लंबे नहीं है। इस कहानी का शिल्प यही है। दूसरा, इस कहानी में परिवेश को पूरी तरह से उकेरा गया है। जैसे कि दोपहर का पूरा तरह से, जैसे दोपहर का भोजन का विवरण है इस कहानी में, तो पूरी तरह से दोपहर का चित्र पाठकों के सामने आ जाता है। दूर कहीं आटे पर चक्की चल रही थी और किसी नीम पर पेड़ू के पक्षी बोल रहा था। यह सब बताता है कि दोपहर के समय का वातावरण कैसा है। इस तरह से सिद्धेश्वरी के जब शुरू उसके गरीबी परिवार का माहौल दिखाने के लिए लेखक ने जो वर्णन किया है कि मक्खियां भिनभिना रही थी और प्रमोद सोया है, तो ये सब बातें भी दिखा रही है कि उसका गरीबी जीवन का कैसा चित्रण है, यह भी शिल्प पक्ष के द्वारा पाठकों को पता चल जाता है। इस तरह से शिल्प पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही इस कहानी में मजबूत है। तो इस तरह से कहानी अपनी सार्थकता लेकर के आती है। तो यही तो है दोपहर का भोजन कहानी, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, हेलो, ठीक है मैम। ठीक है, तब आप लोग देखिए, हम अगले क्लास में कुछ और बताएंगे फिर। ठीक।